नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गुड़गांव के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में वर्ल्ड वेटलैंड डे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने पौधारोपण कर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर्स की शुरुआत की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में 2 वेटलैंड में हजारों पक्षी हैं, जिसमें सुल्तानपुर में ही हर साल 100 से ज्यादा प्रजाति के 50,000 पक्षियों का आगमन होता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लेक के आसपास के इलाके को होम स्टे पॉलिसी के तहत विकसित करेंगे। 75 साल से ज्यादा आयु के पेड़ के संरक्षक को पेंशन देंगे। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हम पर्यावरण के नाते से बहुत से काम और भी कर रहे हैं, चाहे वो वन विभाग की ओर से हो, पर्यावरण की ओर से हो, जल विभाग की ओर से हो, क्योंकि प्रकृति के जो साधन हैं उन सब का उपयोग और सदुपयोग वो सब हम करें और उसका दोहन करें, ना कि उनका शोषण करें। और इस नाते से एक विशेष तौर पर हमने जो पानी को लेकर के अपनी कई योजनाएं बनाई हैं, जैसा मेरा पानी मेरी विरासत योजना मैंने बनाई, जो कृषि यानी खेती करने वाले लोगों को अपील की कि कम पानी की फसलें वो उगाएं, कैश क्रॉप्स उगाएं, खास करके धान की बजाय अन्य डाइवर्सिफाइड जो फसलें हैं उनको उगाएंगे तो पानी की बचत होगी। इस प्रकार पानी के जो खास करके तालाबों का जो हमारा स्रोत है उनको भी स्वच्छ करने के लिए हमने जो पॉन्ड अथॉरिटी तालाब का जो प्राधिकरण बनाया है उसके माध्यम से भी लगभग 4,500 तालाब ये पिछले वर्ष में और अगले वर्ष में इनको सबको उसकी खुदाई करके उनके पानी को स्वच्छ करके ताकि उपयोग लायक बने और उसी में से इरिगेशन का भी उपयोग उन पानी में से करेंगे। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हमने किए हैं और खास साथ साथ टूरिज्म का जैसे आपने विषय निकाला तो हमने पीछे अपना मोरनी क्षेत्र के अंदर लेक हमारी टिकरताल लेक है, वहाँ वाटर स्पोर्ट्स का एक जो सारा कार्य प्रारंभ किया। और इसी प्रकार ये जो दोनों लेक्स हैं यहाँ भी पर्यटक जो आएंगे उनके ठहरने के लिए आवास की दृष्टि से होम स्टे पॉलिसी के अंतर्गत आसपास के गांव में उनको लाभ हो, उनका भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि जो लोग आए रात्रि को भी यहाँ ठहर सकें। और तो बेमौसम बारिश से खराब हुई फसल के मुआवजे की किसान मांग कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि जल्द ही स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत दी जाएगी। खुद एफसीआर जो हैं हरियाणा के पीके दास जी, उनको खुद जाके मिला था और स्पेशल गिरदावरी के लिए उन्होंने भी और मैंने भी दोनों ने उपायुक्त को भी कहा उसी समय कि भाई स्पेशल गिरदावरी कराकर जो भी सर्दी की बारिश से, पहले जल भराव से भी हमारा नुकसान रहा, इस सर्दी की बारिश से भी फिर से नुकसान हुआ है, इसकी भी गिरदावरी करा के। और मैंने जेपी दलाल जी को भी बात की जो हमारे कृषि मंत्री हैं, क्योंकि हमारा मुआवजा 2 तरह से आता है। जिनका बीमा है उनका मुआवजा बीमे से आता है, जिनका बीमा नहीं है उनका मुआवजा डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड से आता है, आपदा प्रबंधन का फंड, तो उसको एफसीआर देखते हैं। तो दोनों तरीकों दोनों चैनल पर बात की है कि किस प्रकार से किसानों की भरपाई हो। एक मुद्दा और मैंने किया है और वो मुद्दा है कि यहाँ के पानी की निकासी के स्थायी उपाय बने, तो कुछ पाइपलाइंस की वो ड्रेन्स बनाने के विषय यहाँ एक अच्छा बजट इस बार यहाँ के लिए तय किया गया है, इससे इस समस्या से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद। खुद सिरसा के बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय के समक्ष किसानों का पक्का मोर्चा और धरना 6ठे दिन भी जारी रहा है। इस दौरान सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि जब तक खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिलता है, काटी गई पेंशन बहाल नहीं होती है, नहरों में 15 दिन पानी नहीं मिलता है और उनकी अन्य मांगे पूरी नहीं होती है, उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। आज 6 दिन हो गए हैं यहाँ पे पक्का मोर्चा लगाए हुए, ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके किसान आए हुए हैं, डटे हुए हैं, दिन रात यहीं पे अपना खाना बना रहे हैं और सब कुछ यहीं पे रुके हुए हैं। कल एसडीएम साहब ने बातचीत के लिए बुलाया था, तो हमारा 5 मेंबरी कमेटी जो एसडीएम साहब से मिली थी उसके ऊपर एसडीएम साहब ने जो हमारी मांगे उसके ऊपर चर्चा की थी, बात को सुना था बड़े अच्छे से। और एसडीएम साहब ने एक हमारे से ये कहा कि आप कृपया करके ये जो धरना यहाँ पे लगा रखा है इसको यहाँ से आप शिफ्ट कर दो, आप दशहरा ग्राउंड में ले जाओ या भगत सिंह स्टेडियम में ले जाओ। हमने कहा जी हमें कोई बैठने का शौक़ नहीं है, आप हमारी मांगे पूरी कर दो, हम दशहरा ग्राउंड स्टेडियम में जाने के बजाय हम अपने घरों को लौट जाएंगे, हमें भी यहाँ बैठने का कोई शौक़ नहीं है, आप हमारी मांगे पूरी कर दो। तो वो कह रहे हैं जी हम आपकी मांगे हैं ऊपर सरकार को लिख रहे हैं और जल्दी आपकी मांगे हैं जो वो पूरी हो जाएगी।
तो पलवल में 4 साल से रसूलपुर रेलवे पुल के निर्माण कार्य में देरी के चलते स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोगों ने पुल के समीप टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। लोगों ने पुल निर्माण की मांग को लेकर के प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। लोगों का कहना है कि उनको परेशानी होती है, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स को दिक्कतें होती हैं। जब तक पुल का निर्माण कार्य सुचारू रूप से नहीं चलता है, उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो हरियाणा के साथ लगते हुए राज्य उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर हरियाणा पुलिस हरियाणा उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा चुकी है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार हरियाणा से उत्तर प्रदेश में शराब की तस्करी को रोका जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं करनाल उत्तर प्रदेश की सीमा पर। बात अगर सुरक्षा की जाए तो हरियाणा पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि चुनावों के मद्देनजर सीमा पर शराब की तस्करी ना हो, उसको लेकर के सुरक्षा के कड़े से कड़े प्रबंध पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं। किस प्रकार के सुरक्षा के प्रबंध जो है सीमा पर किए गए हैं, इसको जानने के लिए आइए बात करते हैं। हमारे साथ एएसआई जितेंद्र यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से वो वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और किस तरह से सुरक्षा के प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं, जी बताइए। तस्करी को लेकर किस तरह से आप ऐसे जी तस्करी के लिए अवैध शराब न जाए यहाँ से दूसरे प्रदेश में, इसके लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं और हम सब विभागों को चेक कर रहे हैं ताकि अवैध शराब न जाए, इसलिए सुरक्षा ज़्यादा बढ़ाई गई है। तो किस प्रकार के वाहन चेक किए जाते हैं? जो लोग पारिवारिक लोग जाते हैं या जो कमर्शियल वाहन है उनको भी चेक किया जाता है? सभी को किया जाता है? कमर्शियल भी किया जाता है, खासकर जो सस्पेक्टेड होते हैं, कोई जिसपे शक हो वो देख लेते हैं। परिवार वालों को हम ज़्यादा परेशान नहीं करते, बस देख लिया गाड़ी का भाई कुछ है या नहीं तो पता लग जाता है। और कमर्शियल व्हीकल हम जैसे बंद बॉडी ट्रक हो या कोई कैंटर हो उनको हम चेक करते हैं प्रॉपर। तो कोई मामला आया है अभी, कोई इस तरह का तस्करी का मामला अभी तक आपके सामने आया है? नहीं सर, अभी कोई ऐसा नहीं आया, अभी सब ठीक ठाक है बिल्कुल। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सीमा की तो अभी तक कोई भी ऐसा तस्करी का शराब तस्करी का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बावजूद इसके कि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा अपनी और बढ़ा दी है ताकि शराब की तस्करी और अवैध जो है अन्य चीज़ें हैं उनकी तस्करी यहाँ से ना हो सके। करनाल उत्तर प्रदेश सीमा से गुरदेव सिंह गिल, इंडिया न्यूज़। तो कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक सोमवीर सांगवान ने लोहारू में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। कार्यकर्ताओं को पार्टी की रणनीति को बताते हुए प्रदेश की जनता कांग्रेस के शासन को याद करने लगी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि गांव-गांव जाकर बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के बारे में लोगों को बताएं। सोमवीर सिंह ने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ी है, पढ़े लिखे युवा दर दर भटक रहे हैं, किसानों की आमदनी अभी तक दोगुनी नहीं हुई। नरवाना में पटियाला रोड स्थित स्पा सेंटर पर पुलिस ने रेड मारी है, जहां पर स्पा सेंटर्स के आड़ में देह व्यापार का धंधा हो रहा था। मौके से 3 लड़कियां 2 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को स्पा सेंटर के खिलाफ लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। उसमें सुबह हमारी महिला सब इंस्पेक्टर ने किसी सूचना के आधार पर रेड की थी अपने नरवाना पटियाला रोड पर स्टेडियम के सामने। तो वहाँ 2-3 लड़के और 3 लड़कियाँ मिले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं, अभी तो ये पूरी बातें हम पूछताछ कर रहे हैं और ये लड़की है बाहर की हैं और लड़का है एक यहाँ उजाना का है और एक कोतकला का। 2 लड़के हैं 3 लड़की हैं। और ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रोहतक में होटल में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक महिला बहादुरगढ़ की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महिला की मौत जहर खाने से हुई है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी। देखिएगा, अर्ली मॉर्निंग एक कंप्लेन हमें प्राप्त हुई जिसमें कि जो होटल ओनर है और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बताया कि एक लड़की का मृतक शव है वो कमरे में मिला है, जो कि प्राथमिक जांच के तहत हमने यहाँ पे मुआयना किया और एफएसएल टीम यहाँ पे अभी पहुँच रही है। प्रथम दृष्टया जो हमें जानकारी मिली है, लड़की बहादुरगढ़ की रहने वाली है और यहाँ पे अपने रिलेटिव से किसी से मिलने आई थी और जैसे ही एफएसएल की टीम यहाँ पे आती है, जो भी मौके से हमें सबूत है वो मिलेंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तो बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 आशियाना के एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक के चलते एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोपी युवक ने पत्नी के फोन से ही युवक को घर बुलाया और पीड़ित शमसूद के साथ उसके हाथ पैर पे कुल्हाड़ी से हमला किया। सूचना मिलने पर पीड़ित के परिवार वालों ने एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की माने तो आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अब कार्रवाई शुरू की गई है। तो हरियाणा के यमुनानगर नगर निगम में फर्जीवाड़े के ठेकेदार सामने आए हैं। ठेकेदार पुनीत कंबोज और अनिल चुग ने फर्जी दस्तावेजों पर करोड़ों रुपए के टेंडर लेकर काम किए। उनके फर्जीवाड़े का खुलासा उस वक्त हुआ जब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ही शिकायत कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच हुई। यमुनानगर नगर निगम में 15-20 वर्षों से ये दोनों ठेकेदार लगातार निगम के टेंडर लेकर काम कर रहे थे। निगम के अधिकारी इन ठेकेदारों के फर्जी दस्तावेज पर टेंडर अलॉट करते रहे। दोनों की ओर से की गई शिकायत की जांच में आरोप सही मिले हैं। पुनीत कंबोज के पास ESI और EPF नंबर नहीं था। फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके टेंडर के लिए अप्लाई करता था। टेंडर लगाते समय धुंधले कागजात लगाता था। इसी तरह से ठेकेदार अनिल चुग ने काम के अनुभव का प्रमाण पत्र दिया हुआ था, वो फर्जी है। उसने जालंधर से ये सर्टिफिकेट बनवाया था। यमुनानगर नगर निगम के अधिकारियों ने जांच की है तो ये फर्जी मिला है, जबकि सर्टिफिकेट के दम पर वो कई विकास कार्यों के टेंडर ले चुका है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी और फिर दोनों ही अब इस पूरे मामले में फंस गए। इन्होंने दिए थे जिनके पे एफआईआर रजिस्टर हुई, वो भी हमने अभी MC रिकॉर्ड के तौर पे लेने हैं, फिर उनको वेरीफाई किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो रिकॉर्ड इन्होंने ठेकेदारों ने दिया होगा तो वो उन्होंने MC ऑफिस ने गलत बताया है, तो वो रिकॉर्ड हम कब्जे में लेके उसको वेरीफाई करेंगे कहाँ से बनाया हुआ है, यानी कि कंसर्न जैसे जलंधर से बनाया हुआ है या करनाल से रिलेटेड है, जो भी है वहाँ जाके ब्रांचेस से वेरीफाई करेंगे। अधिकारी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए गए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी प्रोवाइड नहीं करवाए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हमने। देखो कि जांच में पता लगे कि आगे कौन कौन सा इसमें इन्वॉल्व है। तो प्रदेश में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस मामले में SIT ने अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। असली उम्मीदवार की जगह धोखाधड़ी से फिजिकल टेस्ट के मामले में SIT ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से SIT ने पूछताछ की है। आरोपियों ने कई अहम खुलासे किए हैं। बताया है कि 10 से 15 लाख रुपए में डील होती थी। असल में बीते 20 दिसंबर 2021 को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हरियाणा पुलिस में सिपाही पद के लिए भर्ती हेतु शारीरिक टेस्ट हुआ। तभी HSSC कमीशन के तैनात स्टाफ ने पुलिस को यह सूचना दी कुछ लोग टेस्ट देने के लिए आए हुए हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स के मिलान नहीं हुए, यानी कि ये लोग दूसरे की जगह टेस्ट देने आए हुए थे, जिसके बाद पुलिस जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ। हरियाणा पुलिस भर्तीवाड़े के नाम पर बड़ा खेल चलाने के मामले में पंचकुला पुलिस की SIT ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है, जिसके अंदर मास्टरमाइंड भी शामिल है। उस मास्टरमाइंड को पंचकुला कोर्ट के अंदर पेश करके 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है, क्योंकि उससे अभी रिकवरी की जानी है। पंचकुला पुलिस ने अभी तक इस मामले के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिन 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया उनमें से कुछ कैंडिडेट हैं और कैंडिडेट्स के नाम पर जो पैसे लिए जाते थे या फिर पूरी सेटलमेंट की जाती थी वो काम करने वाले हैं। अभी पंचकुला के DCP ऑफिस में इस मामले को लेकर जांच चल रही है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की गई है, जिसके अंदर कई बड़े खुलासे हुए हैं। इन खुलासों के अंदर सामने आया है कि 21 जो आरोपी हैं वो कैंडिडेट्स हैं, जबकि 7 ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मामले को फैसिलिटेट करते थे। इस पूरे मामले के अंदर 5 FIR दर्ज हुई हैं। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उससे रिकवरी की जानी है। अभी तक करीब बहुत मोटी रकम बरामद हो चुकी है। वहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो कोई सामने नहीं आया है, लेकिन ऑफिशियल बैकग्राउंड सामने आने की उम्मीद है। पुलिस की माने तो करीब अभी भी 1.5 दर्जन से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है, जो इस पूरे मामले के अंदर, पूरे प्रकरण के अंदर अहम भूमिका निभा रहे थे। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो सोनीपत में युवा किसान ने आधुनिक खेती में मिसाल कायम की है। सोनीपत में खेड़ी दैया गांव के रहने वाले युवा किसान ने ऐसा वाकया पेश किया है जो कृषि क्षेत्र में युवाओं के लिए उदाहरण है। सोनीपत के रहने वाले युवा किसान आशीष दैया खेड़े की किंग स्टार किस्म की खेती करते हैं, जहां सरकारी नौकरी नहीं मिलने के बाद हताश न होकर के नई ऊर्जा और उत्साह के साथ पॉली हाउस की वो खेती कर रहे हैं। अब पॉली हाउस में खीरे और टमाटर की खेती से वो अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी भी करते हैं।
युवा किसान को खीरे का 35 रुपए से लेकर के 50 रुपए प्रति किलो तक अच्छा भाव मिलता है और वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। यह खेती हम जैसे लॉकडाउन से स्टार्ट की, जो स्टार्टिंग वाला लॉकडाउन लगा, तो इसमें यह है कि हमें लॉस तो कभी हुआ नहीं है। जो खीरे की हमें अच्छी पैदावार भी मिलती है और इससे हमें मुनाफा भी हुआ है। इसमें हमारा बीज का, लेबर का सारा खर्चा निकल जाता है और बचत भी हो जाती है। ये है कि हमें ये खेती जो गर्मियों में करते हैं उसमें हमारी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, पर हाँ उस टाइम हमें इसका उचित रेट नहीं मिल पाता क्योंकि उस टाइम बाहर वाला खीरा भी ज़्यादा आ जाता है। और सर्दियों में हमें इसका 35 से 40 रुपये किलो तक का रेट भी मिल जाता है, कभी कभार ये 50 रुपये किलो तक भी पहुंच जाता है। पर हाँ ये है कि इसमें हमें इस टाइम पैदावार तो कम होती है पर बचत अच्छी हो जाती है। और चलिए इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।